हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस सेट में कवर करेंगे जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तथा इससे प्रीवियस जो प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। अगर हम लोग बात करें कि 1885 ईस्वी में सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई यह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। याद रखेंगे जो कि कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और ये जो स्थापना हुई ये सबसे पहले जो इसकी पहल किए थे एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और अक्सर परीक्षा में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, हम अभी पिछले प्रश्नों में चर्चा किए हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। अर्थात इससे दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे स्क्रीन पर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ, मुंबई में, उसकी जो अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनका शॉर्ट नेम के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी लिखा जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो एओ ह्यूम जाने जाते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रथम अध्यक्ष में एओ ह्यूम को सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि प्रथम अध्यक्षता जो करने का श्रेय है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को जाता है। हम लोग एक एक जो इससे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग इस वीडियो के सीरीज में देखेंगे। यह पहला सेट है, दूसरा तीसरा सेट में भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जो ये बाल गंगाधर तिलक हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है या फिर स्वामी विवेकानंद है। तो इस चौथा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है या फिर आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा जाता है। ये जो है संस्थापक रहे हैं ब्रह्म समाज के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सबसे करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा बैन हुआ और जो है विधवा पुनर्विवाह का फिर से ये शुरू किया गया। ये सब में इनका अहम जो है योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ला करके प्रेस की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाने का कार्य किया गया था ये 1878 ईस्वी में, तो यह किसके शासनकाल में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे हम लोग। और ये जो उस वक्त शासन चल रहा था भारत में वह था लॉर्ड लिटन का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के वक्त जो है लॉर्ड लिटन का शासनकाल भारत में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में जो ऑप्शंस में से सही उत्तर जाने जाएंगे वह होगा ऑप्शन नंबर सी के महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कहा जाता है। और इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी महादेव गोविंद रनाडे जी को जाना जाता है। सभी लोगों के अन्य नाम हैं उसमें से जो है महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है वो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा
थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज होकर के गलत आंसर चूज करेंगे कि यंग इंडिया के जो यहाँ पर पुस्तक पूछा जा रहा है, और जो लोग भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में बताएंगे कि महात्मा गांधी जी सही होंगे, तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका का ये निकलता था। और यंग इंडिया यहाँ पुस्तक की बात हो रही है, पत्रिका और पुस्तक में डिफरेंस है। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। और अगर पत्रिका की बात होगी कि यंग इंडिया पत्रिका किनका है, तो वो महात्मा गांधी जी का आंसर सही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें कंफ्यूजन के लिए प्रश्न डाले जाते हैं, तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद रहा। इल्बर्ट विवाद, इसके तहत जो है लॉर्ड रिपन महोदय को जो है यहाँ तक कि इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये जो विवाद आया, विधेयक पेश हुआ, यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिनका शासनकाल जो है 1880 से लेकर के 84 के बीच का रहा है। और इनको भारतीयों का उद्धारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इल्बर्ट विधेयक के द्वारा जो है इन्होंने भारतीय जजों को यह अधिकार दिया था कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है केस की सुनवाई करने में हिस्सा ले सकते हैं। यह था इल्बर्ट बिल, और इसी के तहत जो है विवाद बढ़ा, तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा। उससे पूर्व जो भी जज होते थे, तो भारतीय जज भारतीयों के विरुद्ध ही केस की सुनवाई कर सकते थे, और भारतीयों के विरुद्ध केस की सुनवाई अंग्रेज भी कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो केस की सुनवाई थी वो केवल अंग्रेज जज ही कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट विधेयक के बाद जो है भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें तो हम लोग सभी जानते हैं कि इनका गठन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, या फिर एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं, या फिरोज शाह मेहता हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना किए हैं। इनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कहिए या दूसरे अध्यक्ष कहिए, जो कि 1886 ईस्वी कलकत्ता में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किए थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सेवक समाज यानी इंडियन सिविल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? इंडियन सिविल सोसाइटी या भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? जी, हमसे पहले अगर आप लोग प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा कि भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस 12वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? जी, तो ये जो भारत का अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल आता है यह उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1905 से लेकर के 15 तक के काल में जो है यह थोड़ा सा उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं बढ़ी थी। तो इसका जो कारण था वो कौन सा था? 13वां का जो सही उत्तर होगा कि उदारवादियों के प्रति असंतोष की भावनाएं थी, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि हम कोई भी आंदोलन इस प्रकार का ना करें जो हिंसात्मक हो। तो इससे लेकर के जो है जो उग्र राष्ट्रीयता के लोग थे उनको इस बात से लेकर के असंतोष था। दूसरा था कि धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण था। उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की भावनाएं थी। इन सभी के कारण की वजह से जो है उग्र राष्ट्रीयता को ये बल मिला। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में जो है ये 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके पश्चात समझिए तो है उग्र राष्ट्रीयता की आंदोलन और बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बंगाल विभाजन से ही संबंधित है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल को जो है दो बंगाल के रूप में बांट दिया गया था। एक जो है पूर्वी बंगाल जो, और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है बिहार, उड़ीसा
और झारखंड भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि झारखंड तो बिहार से 2000 में कटा है। तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक साथ पश्चिम बंगाल में था, और पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी बंगाल प्लस असम, ये 2 राज्य थे। पूर्वी बंगाल 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बना, और फिर 1971 ईस्वी में जो है जाकर के वह पूर्वी पाकिस्तान से अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। और पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सम्मिलित रूप से थे। बाद में बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ, फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। और हालांकि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा इसका विभाजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो उसके पश्चात फिर पुनः 1911 ईस्वी में दोनों को इकट्ठा कर दिया गया था, लेकिन 1912 में फिर जो है बिहार अलग हो गया बंगाल से, और बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, और बिहार से जो है 15 नवंबर 2000 को फिर ये झारखंड राज्य अलग हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो उग्र राष्ट्रवादी जो है वो इन सभी साधन उनके प्रमुख थे, यानी वो बहिष्कार भी कर रहे थे, और बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी को अपना भी रहे थे। चूँकि बंगाल विभाजन के पश्चात जो आंदोलन सबसे ज़्यादा ये रहा वह स्वदेशी आंदोलन ही था। तो उग्र राष्ट्रवादी के साधन में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। साउथ एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है यह इनमें से किनके द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा जो है वह दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किया गया है। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हम लोग एक पहला सेट में कुछ संकलित किए 50 प्रश्नों को। अगला सेट हम फिर लेकर के आएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर अब तक अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो है लाठी का प्रहार किया गया था आंदोलन के दौरान, तो ये कथन किसका है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो यह जो कथन था 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि लाला लाजपत राय का यह कथन था, जिन पर जो है लाठी से प्रहार किया गया, जिसकी वजह से इनका जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था जी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल महोदय के द्वारा जो है किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर होगा 19वां नंबर प्रश्न के लिए कि गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा हुई है। तो ये लाला हरदयाल महोदय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के जो 2 गुट आपस में बट गए थे, खासकर 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन चलता है जिसमें विदेशी कपड़ों की लोग होलिका जलाते हैं। तो फिर कांग्रेस 2 गुट में आपस में बढ़ जाता है। एक गुट जो है वो ये स्वदेशी 1907 के या गुजरात अधिवेशन में बढ़ता है। तो एक गुट का ये कहना रहता है कि हम लोग जो है अहिंसात्मक ढंग से लड़ेंगे, तो दूसरा गुट वहीं पे कहता है कि अहिंसात्मक ढंग से लड़ना जो है वो भीख मांगने के बराबर है, अर्थात ये लोग अलग हो जाते हैं। तो यह 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों गुट बढ़ते हैं। फिर आगे चल के 1916 में लखनऊ में जब अधिवेशन होता है तो फिर दोनों गुट आपस में एक हो जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21 है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो 1920 ईस्वी में दिल्ली के जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, तो इनका कहना यह है कि मतलब इनका जो बम फेंकने का जो कार्य था वो इसलिए नहीं था कि वहाँ बम फेंक करके जो है हम किसी की हत्या करें, बल्कि बम फेंकना इसलिए था ताकि सोए हुए बहरी सरकार को जगाया जा सके। यह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है। नंबर 22 है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था।
कि वह असफल क्यों हो गया, तो इसमें यह था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, यानी सेंटर में कोई व्यक्ति इस प्रकार के नहीं थे जो सबको हैंडल करे एक साथ। दूसरा ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश सरकार थी वो कठोर रूप से जो है दमन कर रही थी इन सारे ये का, तो इस वजह से जो है ये कर पाना बहुत आसान नहीं था। और उच्च मध्यम वर्ग को सहानुभूति का अभाव था, जो मध्यम वर्ग में जो हाई मिडिल क्लास के लोग थे वो उसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अर्थात ये सभी कारण था जिसके वजह से जो है ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के जो दो गुट 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, उग्रवादी ग्रुप अलग हो गए थे और जो है उदारवादी ग्रुप अलग हो गए थे। पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है ये दोनों गुट आपस में एक हो गए और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, जिसके वजह से जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था। 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग समझौता कब हुई थी। तो 1916 में ही कांग्रेस और लीग समझौता भी हुआ और उसी लखनऊ समझौते में और उसी में जो है ये कांग्रेस के दोनों गुट जो है उदारवादी और उग्रवादी आपस में एक भी हुए थे। तो 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। होम रूल लीग जो आंदोलन 1916-17 में चला था तो इसका जो नेतृत्व किए हैं तो यह श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है। यानी 25वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा जो है होम रूल आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया, जिसके तहत जो है नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी कि किसी को भी शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इसका जो ये था उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि जो उस वक्त के सरकार के जो है ये थे विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, यानी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता था। तो जो आंदोलन कर रहे थे उसको बिना किसी कारण के, यानी जो चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन करे या वो जो है क्रांतिकारी रूप से आंदोलन करे, उन्हें बंदी बनाने के लिए और बिना मुकदमा के उस पर केस चलाने के लिए यह रॉलेट एक्ट लाया गया था। और इसी अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया तो उसके बाद जो है इसी के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था किनको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। तो ये दोनों लोग को जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो इन दोनों को जो है सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और इसको लेकर के जो है बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण सभाएं कर रहे थे और जनरल डायर जो है उन्होंने देख लिया और उन निहत्थों पर गोलियां चलवा दी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये घटना इतनी मतलब उस वक्त के जो सबसे बड़ा नरसंहार के रूप में जाना गया, जिसके वजह से क्षुब्ध होकर के जो है महात्मा गांधी ने जो है वो अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। तो ये सारे प्रश्न इसी से संदर्भ में बनता है कि किस हत्याकांड के बाद जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिए थे और महात्मा गांधी जो है वो केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए। और इसके बाद जो आंदोलन चला था वो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था पूरे देश में। और यह हुआ कब जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर एक हंटर कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित ये को लेकर के हंटर कमीशन आया था। दूसरा जो हंटर कमीशन की जो ये है, तो हंटर कमीशन जो है वो इसके द्वारा जो 1919 ईस्वी में जनरल डायर के द्वारा जो है गोलियां चलवाई गई थी जलियांवाला बाग में
निहत्तों पर, तो उसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और ये साहब जो है ये क्या किए कि आकर के जनरल डायर को ही जो है सही ठहरा गए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। तो असहयोग आंदोलन जो पूरे भारत में चला ये रॉलेट एक्ट के बाद, तो इसमें जो था कि वह सरकारी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी सामान का वस्तुओं का भी बहिष्कार करेंगे, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पद पर जो भी व्यक्ति हैं एवं सरकार ने जो भी व्यक्ति को उपाधियां दिए थे उन सबको जो है त्याग किया जाएगा। और इसी कारण जो है महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिए और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह क्या किए कि अपने जो नाइटहुड की उपाधि उनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उसको भी त्याग दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के दौरान निर्धारित किए गए थे। आगे चूंकि जो है ये चौरा चौरी कांड होता है 1922 ईस्वी में, उसके बाद जो है गांधी जी अचानक से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना यह है कि वह पूर्ण रूप से आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से लड़ना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो अभी हम पीछे इस पर चर्चा किए हैं कि वो कौन सी घटना थी, चौरा चौरी कांड, जो कि 1922 में 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। और इससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को रोक दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गांधी जी चूंकि असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक घटना के बाद रोक दिए थे, तो बहुत सारे जो हमारे ये थे उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो इस बात को लेकर के गांधी जी से नाराज हो गए कि भैया आप जो है आंदोलन को क्यों रोक दिए, घटनाएं हुई है उसकी ये होगी लेकिन आप आंदोलन नहीं रोकते। तो इसलिए जो है देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये अलग एक दल बनाए जिसको स्वराज दल के नाम से जाना गया, जो कि 1 जनवरी 1923 को बनाए थे। 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। स्वराज दल के कार्यक्रम क्या थे। तो स्वराज दल के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वह थे कि बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थान पदों पर अधिकार कर लेना। ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे और इसमें जो प्रमुख भूमिका थी वो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया है, इस 33वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे। क्योंकि साइमन कमीशन जो भारत आया तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा जो लगा तो इसलिए लगा था क्योंकि जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की जो ये था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शून्य थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी जी। तो साइमन कमीशन के द्वारा जो है वो द्वैध शासन को समाप्त और प्रांतीय शासन की स्वशासन की स्थापना ये मतलब सिफारिश किया गया था। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना ये भी ये था और संघ शासन की स्थापना ये भी इसकी सिफारिश थी। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सिफारिश जो है साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागज की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के संदर्भ में यह कथन किसका है। साइमन कमीशन ने भारत में रह करके जब अपना रिपोर्ट पेश किया तो यह किसने कहा कि यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागज की ढेरी में रखने योग्य है। यानी इस रिपोर्ट का इतना ही वैल्यू है कि इसको रद्दी कागज का जो ढेर है उस ढेर में ले जाकर हम लोग रख देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि सर शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है कि नेहरू रिपोर्ट पेश कौन किए हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री ये
मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? इस 37वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रमुख सुझाव दिए गए थे उसमें जो है भारत को तो तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था यह पारित किया गया था कहां? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में, और इसी के बाद जो है 1930 को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस मनाया भी था, और उसी के याद में हम लोग अभी भी जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्वाधीनता दिवस मनाया, और इसी वजह से जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसको 26 जनवरी का दिन चुना गया था ताकि हम उस 26 जनवरी को याद रखें। तो यह जो स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था यह 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि महात्मा गांधी के द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो महात्मा गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे 12 मार्च 1930 को। कब निकले थे? 12 मार्च 1930 को ये निकले थे, और कहाँ पहुँचे थे? तो डांडी पहुँच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़े थे। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके साथ जो है नमक कानून तोड़ने के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह किया गया था नमक कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह के से शुरू हुआ, यह था कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा था कि बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, यानी जितनी भी महिलाएं थी वह शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे यानी नशीले पदार्थ की दुकान पे, और विदेशी जो वस्त्र की दुकान थे उस पर धरना दी ताकि उससे स्वदेशी वस्त्र का प्रचलन बढ़ेगा। और ये था कि हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, यानी जो छुआछूत की भावना थी उसको त्याग देना चाहिए। आगे जो है 1932 में गांधी जी और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है एक पूना समझौता होता है। उसके बाद गांधी जी फिर हरिजन पत्रिका निकालते हैं, हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50-50 का सेट बना करके एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। हम आपसे ये मतलब आपसे समझिए हम वादा करें कि हम इस चैनल के माध्यम से हम जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं उसे हम एक एक को महत्वपूर्ण को कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट टेबल राउंड जो ये सम्मेलन था इसका उद्घाटन कब किया गया? तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, चूंकि महात्मा गांधी जी ने है लॉर्ड इरविन से प्रस्ताव रखे थे और ये नहीं माने, इसी कारण जो है महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ उसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लिए। यहाँ से हिस्सा लेने हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहुँचे थे लेकिन कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 42वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जब 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ तो उसमें 2-3 प्रस्ताव रखे गए थे कि कांग्रेस जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी तथा जो है ये महात्मा गांधी जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित करेंगे। तो इसमें जो है कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधित्व करने गए थे, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि अकेले बन करके वह थे महात्मा गांधी, जो कि हालांकि यह लंदन में असफल रहा था। उसके बाद जो है फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें फिर कांग्रेस नहीं गई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड
किस प्रावधान से गांधी जी बहुत आघात हुए? तो मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनल अवार्ड के नाम से भी मैकडोनाल्ड अवार्ड को जाना जाता है। इसका जो ये था कि दलित वर्ग के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना था, इससे महात्मा गांधी बहुत आघात हुए थे। और इसी के पश्चात जो है गांधी जी और ये बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो है वो यह होता है। अगला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इस 45वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह यह है कि ऑप्शन नंबर सी है कि 17 नवंबर 1932 को जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, सॉरी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि मुस्लिम लीग ने जो है यह 22 दिसंबर 1939 को जब प्रांतीय स्तर की सरकार का विघटन हो गया तो इन्होंने जो है यह मुक्ति दिवस मनाया था। और इसलिए ताकि जो है प्रांतीय स्तर पर जो सरकार का गठन हुआ था 1937 के चुनाव के बाद, और वो जब इस्तीफा दिए तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? जी, अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी इसका वह ये था कि इसमें जो है ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, ये भी सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए, ये भी सही है। और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है कि क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो है महात्मा गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो इसको भारत भेजने का कारण ये था कि ब्रिटेन में मित्र गुटों का दबाव था कि ये, दूसरा ये है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की दृढ़ दृष्टिकोण थी, युद्ध में बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, इन सभी से मतलब ये होकर के क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इसको महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो आंदोलन चला है, तो यह 49वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 से जो है आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रख दिया गया और जो भी ये थे उनको सुबह में ही कैद कर लिया गया था, जो भी मुख्य रूप से लीडर्स थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट ये चला, इसमें कृष्ण मिशन की असफलता और निराशा था। दूसरा है कि बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार है, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था। ये सभी कारण से जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला और महात्मा गांधी इसमें जो है करो या मारो का नारा दिए थे। दोस्तों हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर आधारित था तथा ये आने वाले परीक्षा में आपके लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भी कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।